नमस्कार, जोहार, सुप्रभात। तो आज हम लोग सी टेट और जे टेट की जो कक्षाएं हैं वो आप लोग जान रहे हैं कि वो स्टार्ट हो चुकी है ऑफलाइन मोड पे। आज से हम लोग ऑनलाइन मोड पे जूम मीटिंग पे करने की हम लोग प्रयास करेंगे। तो कुछ जो है बाल विकास के संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनका हम लोग आज बेसिक जो है वो आज हम लोग देखेंगे। बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत। बाल विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। यह समझना आवश्यक है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और विकसित होते हैं। इस कैरोसेल में हम बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों, मनोवैज्ञानिकों के योगदान और व्यवहारिक अनुप्रयोग को समझेंगे। क्योंकि जब हम शिक्षक बनते हैं या फिर आप सोच के देखिए कि जब हमको पढ़ाया गया था तो हमारे शिक्षक ने किस तकनीक का उपयोग किया। क्या वो साइकोलॉजी जानते थे? वो हम पे अप्लाई किए कि मारे, पीटे, डांटे, डपटे और हमको पढ़ाए। लेकिन वह जो ज़माना था जब हम लोग पढ़ें वो था टीचर सेंटर। लेकिन आज का जो युग आ गया है वो है चाइल्ड सेंटर। मतलब बच्चा के स्तर को जान के बच्चा के स्तर के अनुकूल ही आप उसको शिक्षा दे सकते हैं। और आप जान रहे हैं कि सरकार ने बच्चों को मारने पीटने पे पाबंद लगा दिया है। तो हम बच्चे के वृद्धि विकास को देखेंगे, बच्चा कैसे सीखता है, ये सारे चीज़ों को देखते हैं, तब हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो परिवार बच्चे का पहला सामाजिक संगठन, बच्चे का पहला सामाजिक संगठन परिवार होता है। तो बच्चे का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन परिवार है। यहीं से बच्चा सामाजिक मूल्यों, व्यवहारों और संस्कारों को सीखता है। प्रारंभिक शिक्षा परिवार में ही बच्चे को भाषा, नैतिकता और सामाजिक व्यवहार की पहली शिक्षा मिलती है। माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। जो बच्चा जो सबसे पहले जो है वह अपने परिवार में होता है, वह परिवार से उसकी सामाजिक मूल्यों, व्यवहार और संस्कारों को सीखता है। उसके बाद जो भाषा है, नैतिकता, सामाजिक व्यवहार है और जो जो शिक्षा मिलती है वो परिवार में ही मिलती है। और माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं विकास के मूल सिद्धांत। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि विकास जो कंटिन्यूअस चलते रहता है। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को विकास कहते हैं। बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। विकास में तेजी और धीमेपन के चरण होते हैं, लेकिन यह कभी रुकती नहीं है। जैसे जन्म हुआ तो शारीरिक विकास हुआ, बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास हुआ, किशोरावस्था में सामाजिक विकास हुआ। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण, सीटेट हो या जेटेट हो, पियाजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया, लव-वाइगोत्स्की हो गया, ये सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे प्रश्न आना ही आना। जिस तरह जीवन में मरना सत्य है, उसी तरह एग्ज़ाम में ये जो मनोवैज्ञानिक है इनका क्वेश्चन आना सत्य है। तो पियाजे ने विकास के चरण को डिवाइड किया है 4 भागों में। पहला क्या है? संवेदीय पेशीय अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर कहा जाता है। जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा इंद्रियों और गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। इंद्रियों मतलब 5 जो सेंस हमारे हैं, आँख, कान, नाक और जो हमारे स्किन है, उससे बच्चा सीखता है और गतिविधियों के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से वह सीखता है। और वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। दूसरा है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। इसमें है 2 से 7 वर्ष तक कल्पनाशील सोच और भाषा का विकास होता है। इसमें कल्पना शक्ति तेज होती है, सोचता है और भाषा का विकास होता है। भाषा इसी उम्र में सीखा जाता है। उसके बाद तीसरा है ठोस संज्ञानात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट प्री ऑपरेशनल स्टेज।
इससे 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों में होता है। इसमें है तर्क संगत सोच का विकास होना। जैसे कि 2 से 7 वर्ष में हमने बच्चे को बताया कि जी सूरज जो है पूरब में निकलता है और चांद जो है वो रात को निकलता है। इसमें जो बच्चा है तर्क करने लगेगा कि क्यों निकलता है, पूरब में ही क्यों निकलता है सूरज, और चांद जो है वो रात में ही क्यों निकलते हैं, तारे रात को ही क्यों टिमटिमाते हैं, इसमें तर्क करने लगेगा। उसके बाद औपचारिक संज्ञानात्मक चरण 11 वर्ष के बाद अमूर्त चिंतन और परिकल्पनाओं की क्षमता विकसित होती है। अमूर्त चिंतन मतलब अब्स्ट्रैक्ट सोचने लगते हैं, थिंकिंग आने लगता है। उसके बाद आगे है वाइगोत्स्की का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। निकटतम विकास क्षेत्र ZPD। वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे दूसरों के सहयोग से बेहतर सीखते हैं। निकटतम विकास क्षेत्र वह स्थान है जहां बच्चा अकेले नहीं कर सकता लेकिन सहायता से वह कर सकता। मतलब कि बच्चा को अगर कोई नया टास्क मिला या फिर नया असाइनमेंट मिला या फिर उसको प्रोजेक्ट वर्क मिला है, तो अगर टीचर या माता पिता उसमें सहयोग करते हैं तो जो टास्क उसको मिला है उसको समय से वह पूरा कर सकता है और बेहतर कर सकता है। इससे क्या होता है कि सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण है, भाषा और संज्ञान का संबंध है, सहयोगात्मक अधिगम होता है, इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग होता है। अब आगे आगे बात करते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसने बताया था उत्तर परंपरागत स्तर, ये जो होता है सार्वभौमिक नैतिक विकास होता है इसमें। दूसरा है परंपरागत स्तर, सामाजिक अनुमोदन और कानून। और तीसरा जो है पूर्व परंपरागत स्तर, दंड से बचना और पुरस्कार पाना। नैतिक विकास में 3 बातों स्तरों में होता है। बच्चे पहले दंड के डर से सही गलत समझते हैं, फिर सामाजिक स्वीकृति के लिए और अंत में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर सीखते हैं। इसमें जो कोहलबर्ग ने बताया है कि बच्चा जो है 3 तरह से उसका विकास हो सकता है। कि सार्वभौमिक सिद्धांत जो है, सबसे पहले है कि सार्वभौमिक नैतिक जो सिद्धांत है मतलब सब जगह अप्लाई होता है, उससे सीखता है। दूसरा सामाजिक अनुमोदन और कानून, मतलब समाज के डर से, कानून के डर से वो सीखता है। तीसरा हो गया दंड से, मतलब आप उसको बोलिएगा कि हम नहीं पढ़ेगा तो मारेंगे, या फिर पुरस्कार देंगे, पढ़ेगा बढ़िया अगर अच्छा नंबर आएगा तो हम आपको पुरस्कार देंगे, इससे वो पढ़ता है। आगे है भाषा विकास के चरण। भाषा विकास के चरण जो होते हैं वह जन्म से 6 महीने तक जो बच्चा होता है वह ध्वनि और रोना, मतलब बच्चा जो है वो रो के निकालेगा या कुछ कुछ बोलेगा, बोलेगा नहीं मतलब कुछ मिमियाना, ऐसे रोना चिल्लाना, ये विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालता है। 6 से 12 महीने का जब बच्चा होता है तो बड़बड़ाने लगता है, जैसे मामा दादा आ जैसे आवाज़ें निकालता है। 1 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है पहले शब्द, सरल शब्दों का प्रयोग करेगा, सरल शब्दों का, जैसे कि पानी को बोलेगा पा, है ना। 2 से 4 वर्ष का जो बच्चा होता है 2 शब्द वाले शब्द बोलना स्टार्ट कर देगा और व्याकरण का विकास यहीं से स्टार्ट हो जाता है। शैशवावस्था भाषा विकास की सबसे संवेदनशील चरण है, शैशवावस्था। अब देखिए थर्नडाइक का प्रभाव का नियम। थर्नडाइक जो थे उन्होंने प्रभाव का नियम दिया है। उसमें क्या है कि संतोषजनक परिणाम, जब किसी क्रिया का परिणाम संतोषजनक होता है तो वह क्रिया दोहराई जाने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप मैथ का स्टूडेंट हैं और मैथ का किसी प्रश्न को आपने बनाया और बनाया, उसका आंसर सही आ गया, मतलब ठीक बन गया, तो आपका इच्छा करेगा कि नहीं और एक बनाएं, फिर और एक बनाएं। जैसे जैसे बढ़ते जाएगी आपकी दोहराने की संभावना या अधिक आप प्रैक्टिस करने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी प्रश्न को बनाने के लिए बैठें और वह प्रश्न नहीं बना तो क्या होता है कि दोहराए जाने को बोले छोड़ो अब नहीं बनाना है, इसको नहीं बन रहा है, अब दूसरे से पूछ लेंगे, तो ये असंतोषजनक परिणाम है। यह सिद्धांत शिक्षा में पुरस्कार और दंड की व्यवस्था का आधार है। सकारात्मक परिणाम व्यवहार को मजबूत बनाते हैं। उसके बाद है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब बाल विकास जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, जैसे कि वंशानुक्रम हो गया, हेरिडिटी जिसको बोला जाता है। अनुवांशिक गुण जो माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित होते हैं, मतलब जो हमारे पूर्वजों से जो गुण हम बच्चे में जो ट्रांसफ़र होता है उसी को वंशानुक्रम कहा जाता है। मतलब जैसे माता पिता होंगे, दादा दादी, नाना नानी,
वैसा ही बच्चों में वह गुण आता है। गुण किस तरह का? शारीरिक मानसिक जो है गुण वो एक क्या बोलते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। पर्यावरण, भौतिक और सामाजिक वातावरण जो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। भौतिक और सामाजिक वातावरण जो बच्चे को विकास को प्रभावित करता है, मतलब कि जैसा आपको पर्यावरण मिलेगा बच्चा उसके अकॉर्डिंग ढल जाएगा। उसके बाद है आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, मतलब कि घर की जो आर्थिक स्थिति है वह अगर ठीक ठाक नहीं है तो बच्चे को शिक्षा पे प्रभाव पड़ता है, उसके विकास पे प्रभाव पड़ता है। सामाजिक संपर्क, परिवार मित्र और समुदाय के साथ बातचीत। तो जैसे कि हो गया कि अगर मित्र या परिवार अगर अच्छे समझाने वाले, क्या करना नहीं करना है, तो बच्चा अच्छा करता है। अगर गलत व्यवहार वाले व्यक्ति मिल गए तो वो गलत व्यवहार करने लगता है। इसलिए सभी कारक मिलकर बच्चे के समग्र विकास को प्रभावित करते हैं। अब है महान शिक्षाविदों के विचार। सुकरात जो है उन्होंने कहा कि बालक को बालक नहीं बल्कि बालक का पिता समझना चाहिए। बच्चे में छुपी हुई संभावनाओं को पहचानना महत्वपूर्ण है। देखिए कितनी अच्छी बात कहा है कि बालक को बालक नहीं समझना चाहिए, और हम लोग क्या समझते हैं, बालक को बालक समझते हैं। नहीं, वैसा नहीं करना है। इन्होंने कहा है कि बालक को बालक नहीं बल्कि बालक को पिता समझना चाहिए। बच्चे में छुपी हुई संभावनाओं को पहचानना महत्वपूर्ण है। उसके बाद है जॉन डेवी का, आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को समाज का उपयोगी सदस्य बनाना है, व्यवहारिक शिक्षा पे जोर देना है। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को समाज का उपयोगी सदस्य बनाना, मतलब जो बच्चे को हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे शिक्षा देंगे वो समाज का उपयोगी सदस्य बने। व्यवहारिक शिक्षा पे जोर दिया है उन्होंने। आगे सामाजिक अधिगम अनुबंध जो सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंदूरा ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है इसके अनुसार बच्चे दूसरे का अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे हो गया अवलोकन, किसी के व्यवहार को देखना। जैसे कि बच्चा जो है किसी फिल्म का हीरो को देख लिया, वो जैसे बाल कटा रहा है, जैसे कपड़े पहन रहा है, उसको वो देखता है, वो सीखता है अवलोकन द्वारा। उसके बाद स्मृति, व्यवहार को याद रखना। व्यवहार को याद रखना है कि फलना टीचर ने हमें फलना क्लास में डांटा था और हमें बेइज्जती किया था, तो व्यवहार को भी याद रखता है। तीसरा अनुकरण, व्यवहार को दोहराना। फिर अगर किसी हीरो या टीचर का अगर चलना फिरना बोलने का स्टाइल अच्छा लगा तो उसको वो व्यवहार को दोहराता है, वह उसका कॉपी करता है। विकास के सिद्धांत, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा है कि विकास के सिद्धांत कहाँ से शुरू होता है, तो विकास का सिद्धांत जो है सबसे सर से पैर तक होता है। सबसे पहले सिर और गर्दन का विकास होता है, तो सबसे पहले सिर और गर्दन की मांसपेशियों का विकास होता है। दूसरा है धड़ और हाथ, फिर धड़ और हाथ की मांसपेशियों का विकास। उसके बाद पैर और पंजे, अंत में पैरों और पंजों की मांसपेशियों का विकास। यह सिद्धांत बताता है कि शारीरिक विकास एक निश्चित क्रम में होता है। सेफालोकल डाल विकास कहलाता है। जैसे कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो देखिएगा सबसे पहले सर और गर्दन को वह हिलाता है डुलाता है, और फिर उसके बाद धड़ और हाथ का मांसपेशियों का विकास होता है, फिर हाथ उथ डुलाता है, उसके बाद पैर मारना स्टार्ट करता है। अब प्रभावी शिक्षण विधियाँ, तो शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए कौन सी विधियाँ अपनाई जा सकती है, तो पहला है परियोजना विधि। बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने के लिए परियोजना विधि सबसे प्रभावी है। यह व्यवहारिक अनुभव प्रदान करती है। दूसरा है क्रियाशील गतिविधियाँ, मतलब एक्टिविटी के माध्यम से। बच्चे क्रियाशील गतिविधियों द्वारा सबसे अधिक सीखते हैं, केवल सुनने या पढ़ने से कम सीखते हैं। उसके बाद अनुभवात्मक अधिगम, जॉन डेवी के अनुसार अनुभव से अधिगम सबसे प्रभावी विधि है। बच्चे करके सीखते हैं अनुभव से। उसके बाद आत्मविश्वास का विकास, मतलब जो बच्चों में आत्मविश्वास की जो कमी होती है उसको कैसे अच्छा ठीक किया जाए, तो प्रशंसा और प्रोत्साहन से। सकारात्मक प्रतिक्रिया, बच्चों की उपलब्धि की सराहना करने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। मतलब बच्चे अगर कुछ उपलब्धि प्राप्त किए हैं तो उनको सराहना करेंगे तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा सफलता का अनुभव,
छोटी छोटी सफलताओं का अनुभव बच्चों में आत्मसम्मान विकसित करता है। उसके बाद दंड और आलोचना से बचकर प्रोत्साहन देना बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। खेल का महत्व: मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, रचनात्मक विकास। फ्रोवेल ने खेल केंद्रित अधिगम को महत्व दिया है। खेल बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक होता है। बहुत सारे पीवाईक्यू में देखे होंगे आप लोगों ने कि खेल विधि का आविष्कार किसने किया है। तो खेल विधि का जो आविष्कार है वह फ्रोवेल ने किया है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के चरण: एरिक्सन जो है उन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान के चरण की सिद्धांत दिया है। उन्होंने बताया है कि शैशवावस्था 0 से 1 वर्ष तक होती है। इसमें मूल विश्वास बनाम अविश्वास, देखभाल करने वाले पर भरोसा। जैसे कि छोटा बच्चा है, उसको हम लोग देखते हैं कि जब 8-9 महीना का हो जाता है तो माता पिता जो होते हैं या पिता जो होते हैं वो बच्चे को हाथ पकड़ हाथ मतलब कंधे में हाथ दे दे के उसको उछालते हैं, सर के ऊपर से उछालते हैं। तो बच्चा बहुत खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि उनको विश्वास है कि मेरे जो पिता हैं वह मुझे गिरने नहीं देंगे। दूसरा है बाल्यावस्था, 1 से 3 वर्ष तक होता है। उसमें स्वायत्ता बनाम सर्व स्वतंत्रता की भावना। जैसे कि बच्चा खेल रहा है, अगर गिर जाएगा और अगर आप हंस देते हैं तो उसमें शर्म भावना आ जाती है, मतलब वो शर्मा जाता है और रोने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है। तीसरा है पूर्व विद्यालय, 3 से 6 वर्ष तक। पहल बनाम अपराध बोध, नई गतिविधियों की शुरुआत करने के लिए। चौथा है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। पहचान बनाम भूमिका भ्रम, स्वयं की पहचान खोजना, मतलब मैं क्या हूँ इसके बारे में वह सोचता है, मुझे क्या करना है। उसके बाद है रचनात्मकता को बढ़ावा देना। रचनात्मक के तत्व है स्वतंत्रता, बच्चे को अपनी विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देना। प्रोत्साहन, नए विचारों और प्रयासों की सराहना करना। संसाधन, रचनात्मक गतिविधियों के लिए उपकरण उपलब्ध कराना। इसलिए देखिए कि छोटे बच्चों को जो स्कूल होता है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं, टॉय होता है, तो उससे बच्चे खेलते हैं और सीखते हैं। सख्त अनुशासन और आलोचना रचनात्मक को दबा देती है। बच्चे को प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए, बच्चे को प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए। उसके बाद है मुख्य बातें जो है कि बाल विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कारक शामिल हैं। सही समझ और उचित मार्गदर्शन से हम बच्चे के समग्र विकास में योगदान दे सकते हैं। व्यक्तिगत विकास, हर बच्चा अनूठा है और अपनी गति से विकसित होता है। मतलब कि जो बच्चे जितने क्लास में सारे बच्चे हैं वह सब अलग हैं, यूनिक है। उनको एक जैसी शिक्षा नहीं दे सकते और उन लोगों का विकास जो है वह उनकी गति के अनुसार होगा, विकसित होगा। सामाजिक संपर्क, परिवार और समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है। सकारात्मक वातावरण, प्रेम, प्रोत्साहन और समझ आवश्यक है। इस पोस्ट को शेयर करें और अन्य शिक्षकों को भी टैग करें। धन्यवाद।